Hello, students. Today we will start our history's first chapter. First, let me take you to the syllabus of history. So these are the chapters of history. The first chapter is the rise of small kingdom and states. So we will start this chapter today. So let us start. The first chapter is the rise of small kingdoms, states. King Harshvardhana died in the year 647 AD. After that, for the next 600 years, there were no large empires in India. The country was divided into many small kingdoms. Why did this happen? From where did all these small kingdoms arise? Who were the famous kings of the time? How did they manage to maintain large armies to protect their kingdoms and conquer more territory? What went on their royal courts? We shall learn about these things in the lesson. किंग हर्षवर्धन जो थे, ठीक है, किंग हर्षवर्धन 647 एडी में उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद में नेक्स्ट 600 ईयर्स तक कोई भी लार्ज एम्पायर इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हो पाया था. जो कंट्रीज थी वो छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड थी. कैसे डिवाइडेड थी, क्यों डिवाइडेड थी, कहाँ से ये स्मॉल किंगडम्स आए, कौन से ऐसे फेमस राजा हुआ करते थे उस वक्त पे, कैसे वो मैनेज करते थे अपनी लार्ज आर्मीज को ताकि वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके, कैसे वो टेरिटरीज को कॉन्कर करते थे, उनके रॉयल कोर्ट्स पे क्या होता था, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे. दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. जब 650 से 1200 एडी के बीच में द मेन राजवंश जो हुआ कर, राजवंश का मैप दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है. हाउ न्यू किंग्स एंड डायनेस्टीज वेयर फॉर्म्ड. Many kings used to inscribe their orders and edicts on rocks and copper plates. Poets and bards also wrote songs of praise to their kings. In this way, we come to know more about the history of those times by reading what is written on these rocks and copper plates. बहुत सारे ऐसे राजा थे जो कि अपने ऑर्डर्स को, एडिक्ट्स को रॉक्स पर या फिर कॉपर प्लेट्स पे लिखवाया करते थे. और बहुत सारे हम लोगों को ऐसे भी पोएट्स मिले हैं, सिंगर्स मिले हैं जो कि अपने सॉन्ग्स पे राजा को प्रेस करते हुए सॉन्ग्स अपने उन्होंने लिखे हैं. तो इन सारी चीज़ों से हम लोगों को पता चलता है कि उस टाइम पे क्या होता था. ये सारे रॉक्स को और कॉपर प्लेट्स को पढ़ने के बाद ही हम लोगों को उस वक्त की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. The inscriptions and copies of the nearby rocks and copper plates shows that there were many powerful kings ruled in different parts of India around the year 650 AD, who got victory over their surroundings areas and included into their empires. These rulers were constantly at war with each to extend their empires. But the descendants of these powerful kings were weak and incapable rulers. अब यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस थे और कॉपीज़ थे उनसे हम लोगों को पता चलता है कि उस वक्त में भी बहुत सारे ऐसे पावरफुल किंग्स हुआ करते थे जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में रूल कर रहे थे 650 एडी पे, जिन्होंने बहुत से अपने आसपास के एरिया को जीता, अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया. लेकिन क्योंकि वो हमेशा वॉर पर रहते थे, ठीक है, क्योंकि जो रूलर्स थे वो हमेशा वॉर पर रहते थे अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए. तो उनके जो डिसेंडेंट्स मतलब अगर राजा वॉर के लिए बाहर गया है तो वो किसी एक पर या किसी एक डायनेस्टी के ऊपर वो वहाँ पर अपने किंगडम की जिम्मेदारी जो है वो छोड़कर जाते थे. तो उनके जो डिसेंडेंट्स हुआ करते थे ना, वो मोस्टली ऐसे डिसेंडेंट्स चुनते थे जो कि वीक हों और अच्छे से रूल ना कर पाए, इनकेपेबल रूलर्स हों. एक बार वो
जैसे ही अपनी टेरिटरी को कॉन्कर कर लेते थे, मतलब अपनी टेरिटरी को दूसरी टेरिटरी को कॉन्कर कर लेते थे, और उसके बाद में वो एक किसी ऑफिसर को वहाँ पर अपॉइंट करते थे ताकि वो उस रीजन पर गवर्न कर सके, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सके, मतलब जो वो ऑर्डर्स थे, जो किंग ऑर्डर थे, वो वहाँ पर अप्लाई करवा सके। Many of the governors refused to accept their authority. For example, in a state of Western India, there was rule of the Rashtrakutas dynasty, who were officers of the Chalukya kings. But the Rashtrakutas became so strong that they declared themselves as kings in the 8th century and began ruling independently. पर बहुत सारे ऐसे गवर्नर्स हुआ करते थे जो राजा को मानने से इनकार कर देते थे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वेस्टर्न इंडिया का, जहाँ पर राष्ट्रकूटास डायनेस्टी थी जो कि चालुक्य किंग्स के ऑफिसर्स थे, मतलब चालुक्य किंग्स ने उनको राष्ट्रकूटास डायनेस्टी को ऑफिसर्स के रूप में वहाँ पर वेस्टर्न इंडिया में रखा हुआ था। लेकिन राष्ट्रकूटास डायनेस्टी जो थी वो इतनी पावरफुल हो गई कि उन्होंने अपने आप को ही राजा घोषित कर दिया था 8th सेंचुरी में, और वहाँ पर इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे थे। Sometimes a strong warrior would take the help of his friends to attack weak tribals and stamp his authority over them. Later, he would invite Brahmins, merchants and peasants from other places to settle in the area he had conquered and declare himself king. A stone inscription found at Ghatiyala near Jodhpur in Rajasthan gives one such example. It says that the Pratiharas established their rule in the region in this way. In Chhattisgarh, the Kalchuris became rulers of the Tripuri kingdom near Jabalpur in a similar manner. अब ये तो राजा कैसे, यहाँ पर एक टाइप से बता दिया गया कि कैसे राजा वहाँ पर बना करते थे, कैसे इंडिपेंडेंटली उन्होंने राजा वो लोग बन रहे थे। दूसरे तरीका यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कभी कभी जो वॉरियर्स थे, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे, वो मतलब अपने फ्रेंड की हेल्प से किसी वीक ट्राइबल एरिया पर अटैक करते थे और वहाँ पर उनकी अपनी अथॉरिटी देते थे। और उसके बाद में वो कुछ लोगों को, दूसरी जगह से कुछ लोगों को, जैसे ब्राह्मण, मर्चेंट्स एंड पीसेंट्स लोगों को बुलाते थे और वहाँ अपने एरिया पर सेटल करवाते थे, उसी अपनी अथॉरिटी वाले एरिया में। जिस एरिया को उन्होंने क्या किया है, अपने अंडर में लिया है, उस एरिया पर वहाँ पर उन लोगों को सेटल करवाते थे और फिर अपने आप को वहाँ पर राजा घोषित कर देते थे, डिक्लेयर कर देते थे अपने आप को राजा। एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो घटियाला में, जोधपुर के पास में, राजस्थान, वहाँ पर ऐसा एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। और कहा जाता है कि जो प्रतिहारास हैं उन्होंने अपना जो रूल है वो इसी तरीके से स्टैब्लिश किया था। और छत्तीसगढ़ में कालचुरीज जो थे उन्होंने त्रिपुरी किंगडम नियर जबलपुर के पास में ही इसी तरीके से अपनी सुप्रीमेसी, अपना टेरिटरी जो है वो बनाया था। There were more ways to become king and kingdom, like some families would settle in an area and acquire a lot of land for farming. They would dig wells, ponds and bawdis to irrigate the land to get a good crop. As their harvest increased, these families would become wealthy and powerful. Their grandeur would increase and other people would seek their help and advice. The people would pay obeisance to them and listen to whatever they said. To establish their superiority and authority, these families would tell people they were descended from a lineage of gods and rishis. The Pala dynasty of Bengal and the Kalchuris of central India established their supremacy in this way. अब ये आपका तीसरा तरीका है जिससे लोग वहाँ पर उस टाइम पे लोग अपनी सुप्रीमेसी, अपने आप को किंग कैसे बनाते थे। तो सबसे पहले तो जो मतलब फार्मर्स हैं, कुछ फैमिलीज क्या करती थी, बहुत सारे लैंड एरिया को ले लेती थी, एक्वायर कर लेती थी और वहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट करती थी। अपनी फार्मिंग को बेहतर बनाने के लिए, अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेहतर बनाने के लिए वो वेल्स, पॉन्ड्स और बावड़ीज बनाती थी, जिससे वो अपने लैंड को इरिगेट कर पाए ताकि उनके पास में एक अच्छा गुड क्रॉप हो। क्योंकि उनके पास में एक गुड क्रॉप होते थे तो उनका जो वेल्थ था बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, वेल्थी के साथ में वो पावरफुल भी बहुत होने लगे।
जिसको देखते हुए सारे लोग उनसे हेल्प लेने आते थे, हेल्प और एडवाइस लेने आते थे। तो हेल्प और एडवाइस लेने आते थे, और वो जो लोग थे जो वेल्थी हो गए थे, उनकी जो बातें थी उनको बहुत अच्छे तरीके से मानते थे, उनको ओबे करते थे। तो ये जो फैमिलीज होती थी उन्होंने क्या कहा कि वो डिसेंडेंट हैं लीनेज ऑफ गॉड्स के और ऋषिज के डिसेंडेंट हैं, जिनको यहाँ पर भेजा गया है। और डिसेंडेंट्स हैं लीनेज ऑफ गॉड एंड ऋषिज के। पाला डायनेस्टी जो थे बंगाल में, उन्होंने पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल एंड कालचुरी डायनेस्टी ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है, इन दोनों डायनेस्टीज ने इंडिया पर बंगाल में और इंडिया पर इसी तरीके से अपनी सुप्रीमेसी को बनाया था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू।